गुड मॉर्निंग गाइस। लास्ट टाइम हमसे ड्रॉबैक्स रह गए थे रदरफोर्ड मॉडल के। क्या क्या ड्रॉबैक्स से, ठीक है। एक तो रदरफोर्ड ने बोला था कि आपके पास पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस सेंटर में प्रेजेंट होता है और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। और फिजिक्स की एक थ्योरी है कि जब कोई नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज के चारों ओर घूमेगा, ठीक है, तो घूमते हुए इसका पाथ सेंट्रीफ्यूगल हो जाएगा। मतलब ये धीरे 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 इलेक्ट्रॉन अंदर आता जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये न्यूक्लियस के साथ टकरा जाएगा, ठीक है। और अगर ये न्यूक्लियस के साथ टकरा गया तो एटम आपका पूरे की तरह से टुकड़ों में बट जाएगा, ठीक है। पर जब रदरफोर्ड से ये पूछा गया ऐसा क्यों होता है, तो रदरफोर्ड इसका कोई जवाब नहीं दे पाया। तो एक वजह ये भी थी रदरफोर्ड मॉडल के फेलियर होने के लिए, ठीक है। तो इसको बोलते हैं स्टेबिलिटी ऑफ एटम। तो रदरफोर्ड एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, ठीक है। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास मॉडल आया वो था बोहर मॉडल, जिसको फर्स्ट एटॉमिक मॉडल भी माना जाता है। आपका पहला मॉडल आया, डेट इज योर बोहर मॉडल, ठीक है। तो बोहर मॉडल क्या है आपके पास, बोहर ने कुछ पॉस्टुलेट्स दिए, तो वही पॉस्टुलेट्स हम देखेंगे कि एटम का एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसा होता है, ओके। तो बोहर ने जो आपका मॉडल दिया उसका फर्स्ट पॉस्टुलेट्स है कि एटम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल हैवी पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस इन द सेंटर सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसका पहला पॉस्टुलेट्स क्या था कि एटम में क्या होगा, एटम के ठीक सेंटर में आपका हैवी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होगा, ठीक है। और वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, ठीक है। और इस न्यूक्लियस को सराउंड करेंगे इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर वेरी फास्ट स्पीड के साथ घूमेंगे, ठीक है। तो ये इसका फर्स्ट पॉस्टुलेट था जो आपको ऑलरेडी प्रेजेंट पता है, ठीक है। एटम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल हैवी पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस इन द सेंटर सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन, ओके। अब ये जो इलेक्ट्रॉन एटम के चारों तरफ घूमते हैं, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हैं, ठीक है, तो ये सिलेक्टेड सर्कुलर पाथ में घूमते हैं। देखिए जैसे सपोज करो आप, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, ठीक है। जैसे ये हमारे पास एटम है, तो एटम के सेंटर में वी हैव न्यूक्लियस, ठीक है। और न्यूक्लियस में इस तरह से बहुत सारे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जिसे हम शेल्स बोलते हैं। हमने किए थे एक एटम में कितने भी शेल्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ शेल्स प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। पर देखो पॉसिबिलिटी क्या है, ये ज़रूरी नहीं है कि हर शेल में इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। सिर्फ उन्हीं शेल में इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, जिसका क्वांटम नंबर h/2 आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो उसने क्या बोला कि द इलेक्ट्रॉन इन एटम रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ओनली इन सर्टेन सिलेक्टेड सर्कुलर पाथ, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन आपका घूमेगा वो एक सर्कुलर पाथ में घूमेगा, पर वो सर्कुलर पाथ हर कोई नहीं होगा, वो सिलेक्टेड पाथ होगा, और उस सिलेक्टेड पाथ की फिक्स्ड रेडियस होगी और फिक्स्ड एनर्जी होगी, उसी पाथ में वो घूमेगा, वो हर किसी पाथ में नहीं घूम सकता है, ठीक है। तो ये इसका पॉस्टुलेट था। एटम, जो बोहर का फर्स्ट पॉस्टुलेट क्या है कि एन एटम इज कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पॉजिटिवली heavy positively charged nucleus in the center surrounded by electrons, and second one is a electron revolving around some selected path which have fixed radius and energy, okay। और उस पाथ को क्या बोलेंगे हम, दैट पाथ इज नोन एज एनर्जी शेल और एनर्जी लेवल। ये भी आपने ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 KLMN, ठीक है, यू हैव ऑलरेडी डन इट। अब जो थर्ड पॉस्टुलेट है उसका वो है एनर्जी ऑफ एन एटम इन ऑर्बिट डज नॉट चेंज विद टाइम, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन इसने क्या दिया कि जैसे सपोज करो दिस इज योर न्यूक्लियस और यहाँ पे आपके पास कोई एनर्जी लेवल है और इस पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है,
ठीक है। उसने कहा कि जब तक ये इलेक्ट्रॉन इसमें घूमता रहेगा इसकी एनर्जी लूज नहीं होगी, ठीक है। और इसकी एनर्जी लूज कब होगी? इसकी एनर्जी तभी लूज होगी, ठीक है, जब वो अपनी पोजीशन को छोड़ के कोई और पोजीशन ऑक्युपाई करता है, ठीक है। जैसे देखिए सपोज करो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपका लूज मूव कर रहा है और इसके पास एनर्जी है 10 किलोग्राम की, इसके पास एनर्जी है। तो इसके पास जब तक ये इसमें घूम रहा है, जब ये घूमते घूमते यहाँ आ गया तब भी इसके पास 10 kg रहेगा, ठीक है। इसने एक चक्कर लगा लिया तब भी उसके पास 10 kg ही रहेगा, ठीक है। पर सपोज करो आपने इस एटम को एनर्जी दी, तो एटम क्या करता है, ठीक है, एटम क्या करता है, उस एनर्जी को एब्सॉर्ब करता है। तो जैसे मानो आपने एनर्जी दी और इसने 5 की एनर्जी ले ली, तो टोटल इसके पास कितने की एनर्जी होगी, 5 इसमें ऐड कर दो, 15 kg की एनर्जी हो गई। जब इसके पास 15 kg की एनर्जी हो गई तब ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में नहीं रह सकता, ये क्या करेगा, यहाँ से निकल कर, ठीक है, अदर शेल में चला जाएगा, ठीक है। जैसे कि डिस्चार्ज, अगर इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ था तो जैसे ही उसकी एनर्जी 15 की हुई इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ आ गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पहले जिस जगह पे होता है, ठीक है, जो उसका नॉर्मल होम है उसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट। और जो एक्साइटेड हो गया उसको क्या बोलते हैं हम, एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। तो एक्साइटेड स्टेट, तो उसने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन जब तक पर्टिकुलर सब शेल के पर्टिकुलर एनर्जी शेल के अंदर घूम रहा है तब तक उसकी एनर्जी चेंज नहीं होगी जब तक हम उसे बाहर से एनर्जी प्रोवाइड ना करें, ठीक है। तो पहला पोस्टुलेट आपके पास क्या हो गया कि एन एटम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल हैवी पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस इन द सेंटर सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन एन एटम रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ओनली इन सर्टेन सिलेक्टेड सर्कुलर path which have a fixed value of radius and energy. That path is called orbit or energy shell or energy level. They are designated as 1, 2, 3, 4 or KMNO. Second one is energy of an electron in orbit does not change with time. Okay, as long as electron remain in a particular orbit, it does not lose or gain the energy. Now third one, only those orbits are permitted in the angular moment of electron is whole number multiple of h upon 4 h upon 2 pi। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आपके पास, ठीक है, ये जो हमारे पास ऑर्बिट होते हैं, ये जो बहुत सारे ऑर्बिट है, हर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं हो सकता। जैसे सपोज करो इसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसका मतलब जो इसका एंगुलर मोमेंट आएगा, ठीक है। देखो एंगुलर मोमेंट क्या होता है, जैसे एंगुलर मोमेंटम होता है किसी पर्टिकुलर एंगल पे। अब आपके पास ये सर्कुलर पाथ है, अगर मैं यहाँ इसके रेडियस से कोई लाइन ड्रॉ करूँ, ठीक है, और सपोज करो इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो देखो ये इसके साथ एक एंगल बनाता है, ठीक है, इसी को हम उसका एंगुलर मोमेंट बोलते हैं। तो ये जो एंगुलर मोमेंट है, ठीक है, वो मल्टीपल होना चाहिए h अपॉन 2 पाई के। अगर वो मल्टीपल होगा तभी वहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे सपोज करो ये मल्टीपल था तो इलेक्ट्रॉन यहाँ है, ठीक है, फिर ये मल्टीपल नहीं है तो इसमें नहीं होगा और इलेक्ट्रॉन अब इसके अंदर होगा। तो ऑर्बिट या एनर्जी शेल आपके क्या होते हैं, सिलेक्टेड होते हैं, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट पोस्टुलेट्स है कि एनर्जी इज एमिटेड और एब्सॉर्ब ओनली व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर एनर्जी लेवल। ये भी मैं आपको करवा चुकी हूँ कि जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में था, मतलब पर्टिकुलर अपने होम में था, ठीक है, और अगर उसको हम एनर्जी देंगे तो वो क्या करेगा, वापस जैसे दिस इज न्यूक्लियस, पहला एनर्जी शेल हैविंग इलेक्ट्रॉन, दूसरा एनर्जी शेल, ठीक है, आपने इसको एनर्जी दी, पहले इसके पास कितनी एनर्जी थी, 10 की एनर्जी थी, आपने इसको एनर्जी दी, ठीक है। अब एनर्जी देने का क्या मतलब होता है कि आप देखो पर्टिकुलर, अब इतने सारे सब्सटेंसेस हैं वो सारे के सारे एटम से मिलकर बने हैं, अगर आप उसको हीट दे दो, गैस के ऊपर ही रख लो, गैस भी उसको हीट देगी, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन जंप करके नेक्स्ट
एनर्जी लेवल पे चला जाएगा। क्यों चला गया नेक्स्ट एनर्जी लेवल पे? क्योंकि बोहर ने क्या बोला था, ये तब तक यहाँ रहेगा जब तक इसके पास 10 की एनर्जी है, पर ज़्यादा एनर्जी हो गई तो ये आगे चला गया, और जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो इसके पास 15 की एनर्जी हो गई है। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो ज़्यादा टाइम तक एक्साइटेड स्टेट में नहीं रह सकता, क्योंकि देखो कोई भी हमारी नेचर की एक फीचर है, ठीक है, हम सब स्टेबिलिटी की तरफ भाग रहे हैं, हर कोई स्टेबल होना चाहता है। ओके, अगर आपके पास पैसा ज़्यादा हो जाता है तो आप बैंक की तरफ भागते हो। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है, आपको यही डर लगा रहेगा कि हो सकता है घर से चोरी हो जाए, पर एक बार आपने उसको बैंक के हवाले कर दिया तो आपकी टेंशन कम हो जाती है। तो हर कोई स्टेबिलिटी की ओर भागा हुआ है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के पास 15 की एनर्जी है, इतनी एनर्जी को वो सह नहीं पाता, तो वापिस वो क्या चला जाता है, अपनी जगह चला जाता है। ठीक है, पर वापस जाने के लिए उसको कितनी एनर्जी चाहिए? 10 की एनर्जी चाहिए। तो इसका मतलब वो कुछ रेडिएशन की फॉर्म में ये 5 की एनर्जी लूज करेगा। ठीक है, रेडिएशन की फॉर्म में 5 की एनर्जी लूज करेगा और वापस अपनी जगह पर चला जाता है। ठीक है, तो ये जो रेडिएशन ये लूज कर रहा है, इसी को आगे हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम या एमिशन स्पेक्ट्रम की फॉर्म में पढ़ेंगे। ठीक है, ये एमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एटम के स्ट्रक्चर के बारे में आपको जानकारी देते हैं। तो ये कुछ पोस्टुलेट्स हैं बोहर मॉडल के। अब कुछ लिमिटेशन, तो बोहर मॉडल की कौन कौन सी लिमिटेशन है? ठीक है, तो बोहर मॉडल ने सबसे पहले इसकी कुछ सक्सेसेस कर लेते हैं। तो रदरफोर्ड क्या नहीं बता पाया था? स्टेबिलिटी ऑफ एटम नहीं बता पाया था। ठीक है, क्योंकि रदरफोर्ड ने क्या बोला कि न्यूक्लियस चार्ज तो है, इलेक्ट्रॉन है, पर ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि इलेक्ट्रॉन घूमता घूमता न्यूक्लियस से टकरा जाएगा। ठीक है, इसके बदले में बोहर ने क्या बोला कि सेम है, न्यूक्लियस है आपका, इलेक्ट्रॉन है, पर इलेक्ट्रॉन कभी भी ऐसे नहीं चलता और इसके साथ नहीं टकराएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिक्स होती है। जब इसके पास फिक्स एनर्जी है तो ये यहीं पर ही घूमेगा। ठीक है, तो ये इसका एक सक्सेस पॉइंट था। तो बोहर्स एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। सेकंड है, जो बोहर ने मॉडल दिया था, ठीक है, वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए था। मतलब ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम क्या होता है? जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो, जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, अब हीलियम है, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर मुझे इसे एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम बनाना है तो मैं क्या करूँगी? एक इस पर पॉजिटिव चार्ज लगा लूँ। पॉजिटिव चार्ज का क्या मतलब है? कितने इलेक्ट्रॉन कम हो गए? इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन बचा। अब लिथियम है, लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो लिथियम में मैं क्या करूँ कि सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बचे, लिथियम पे 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दी तो 2 पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन रह गए? एक। तो ये सिर्फ इन 3 एटम के लिए ही एप्लीकेबल था। हीलियम के लिए हीलियम पॉजिटिव और लिथियम 2 पॉजिटिव के लिए ही एप्लीकेबल था। ये मल्टी इलेक्ट्रॉन के ऊपर एप्लीकेबल नहीं था। ठीक है, क्योंकि जब मल्टी इलेक्ट्रॉन के ऊपर इसे अप्लाई किया गया तो वैल्यूज आपकी कुछ ठीक नहीं आई। ठीक है, और इसके अलावा उसने एक्साइटेड स्टेट के बारे में बताया, ग्राउंड स्टेट के बारे में बताया। तो ये कुछ सक्सेस है बोहर मॉडल की। ओके, इसके बाद हम करेंगे सम सीरीज। ठीक है, अब देखिए सीरीज क्या होती है। कुछ स्पेसिफिक सीरीज होती है, स्पॉन्टेनियस अपीयरेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ लाइंस इन अ स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। अब सीरीज की बात करें तो जैसे सपोज करो आपके पास दिस इज योर लाइन। ठीक है, जैसे सपोज करो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ हमने कुछ लाइंस बनाई। ये लाइंस क्या है? ये शेल्स हैं। ठीक है, मतलब ये आपके पास के है, एल एम एन, ठीक है, आगे क्या होगा? ओ पी क्यू वट एवर। ठीक है, और हम इसका नाम क्या लेते हैं? पहली शेल, दूसरी शेल, तीसरी शेल, चौथी शेल, पांचवी शेल, छठी शेल, 7th शेल। इस तरह से आपके पास शेल है। ठीक है, तो अब हमने इसमें से क्या देखना है? ठीक है, अगर मानो सपोज करो ये आई, ठीक है, आपके पास ये पर्टिकुलर शेल्स हैं। अगर सपोज करो आपके पास इलेक्ट्रॉन यहाँ है, ये कोई शेल है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और अगर ये इलेक्ट्रॉन जंप मारकर, ठीक है, दिस इज योर शेल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से अगर वो जंप मारकर 1 में आ रहा है,
ठीक है। या सपोज करो आपके पास 9th में इलेक्ट्रॉन है जो जंप मार के 1 में आ रहा है, या 8th में इलेक्ट्रॉन है जंप मार के आ रहा है, मतलब इस बात से फर्क नहीं पड़ता वो कहाँ से आ रहा है, पर इस बात से फर्क पड़ता है कि वो सिर्फ एक जगह आ रहा है। ठीक है, कौन सी जगह? नंबर 1। एक क्या हुआ यहाँ पे? शेल, फर्स्ट शेल में आ रहा है। देखिए दिस इज, ठीक है। तो ये क्या करें कि बहुत सारी लाइंस बन जाती है। इस लाइंस को हम क्या बोलते हैं? लेमन लाइंस। वेरी इंपॉर्टेंट। आपको सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है कि अगर N6 से कोई चीज़ N1 में आ रही है, बस आपने ये देखनी है दूसरी वाली, ठीक है, तो कौन सा स्पेक्ट्रा बन रहा है? स्पेक्ट्रा इज अ लेमन स्पेक्ट्रा। ठीक है। और अगर आपका नेक्स्ट ऊपर से N2 में आ रहा है, ठीक है, देखिए कहाँ आ रहा है? N2 में आ रहा है, तो कोई भी हाई लेवल से N2 में खत्म हो रहा है तो उसको बोलते हैं हम बाल्मर। ठीक है। तो अगर आपका किसी भी लेवल से एनी लेवल से N1 में आ रहा है तो सीरीज क्या होती है? लेमन सीरीज। एनी लेवल से N2 में आ रहा है, बाल्मर। एनी लेवल से N3 में आ रहा है, पास्कन। एनी लेवल से N4 में आ रहा है, ब्रैकेट। और एनी लेवल से N5 में आ रहा है, इसको बोलते हैं फ्यूम्ड सीरीज। पी साइलेंट होता है इसमें। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। और इसके अलावा जो आपके पास लेमन सीरीज है, लेमन सीरीज में आपको कौन सी रेडिएशन मिलती है? अल्ट्रा वायलेट। ठीक है। एंड यू नो अल्ट्रा वायलेट आपके पास सन में प्रेजेंट होती है। बाल्मर से आपको कौन सी मिलती है? विजिबल मिलती है। बाल्मर इज विजिबल। ठीक है। पास्कन आपकी इंफ्रारेड होती है, ब्रैकेट भी इंफ्रारेड होती है, पी भी इंफ्रारेड होती है। ठीक है, तो आप इनके बारे में फैमिलियर हो कि अल्ट्रा वायलेट रेस कहाँ से आती है। अल्ट्रा वायलेट रेस, देखिए ये जो अल्ट्रा वायलेट रेस है ये एटम एमिट करते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो सन है आपका, हमने अभी तक यही सुना है आपने कि अल्ट्रा वायलेट रेस सन से आती है, तो सन में भी क्या प्रेजेंट है? हाइड्रोजन और हीलियम। इन हाइड्रोजन और हीलियम में, सन में भी इतनी एनर्जी है कि हाइड्रोजन से एटम निकलते रहते हैं, फिर से हाइड्रोजन एटम में वो इलेक्ट्रॉन जाते रहेंगे और ये रेडिएशन एमिट होती रहेगी। ठीक है, इसी रिएक्शन से सन हमें इतनी ज़्यादा सोलर एनर्जी देता है। तो आपके पास जो अल्ट्रा वायलेट रेट होती है, यूवी रेज, ठीक है, तो जो सन से आती हैं, और कौन इसको प्रोटेक्ट करता है? ओजोन लेयर। ओजोन लेयर इसको प्रोटेक्ट करेगा, अल्ट्रा वायलेट रेज को। दूसरी आपके पास अल्ट्रा वायलेट के बाद आती है विजिबल। देखो विजिबल रेज वो रेज होती हैं जो जिसके वजह से हम आसपास की चीज़ें देख पाते हैं। ठीक है, और एक होती है इंफ्रा। इंफ्रा, जब आप सन में खड़ते हो और आपको गर्मी लगती है, ठीक है, तो गर्मी कौन सी रेज की वजह से लगती है? इंफ्रा रेड रेडिएशन की वजह से लगती है। तो आपने याद रखना है लेमन, बाल्मर, पास्कन, ब्रैकेट एंड फ्यूम्ड सीरीज। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है सम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती हैं? देखो नाम से ही कंफर्म होता है, आपने फिजिक्स में भी शायद मैम ने आपको थोड़ा सा हिंट दिया होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती है? ऐसी रेडिएशंस जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से जुड़ी होती है। ठीक है, तो उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलते हैं। सो इसमें क्या प्रेजेंट होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी। ठीक है, और दोनों फील्ड ऑसिलेट करेंगी। ऑसिलेट होता है झूलना, इन द डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब दोनों ही इलेक्ट्रिसिटीज, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ और डिक्रीजिंग फ्रिक्वेंसी। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कोई एक रेडिएशन नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट काइंड की रेडिएशन है। ठीक है, और उन डिफरेंट काइंड की रेडिएशन को हम किस तरह से अरेंज करते हैं? इंक्रीजिंग वेवलेंथ।
वेवलेंथ होती है लैम्डा। अभी मैं बताती हूँ क्या होता है ये। और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे व्हाट इज वेवलेंथ। देखो वेव्स के बारे में आप जानते हो, ठीक है, कि वेव्स कैसे चलती हैं। वेव्स आपने मैक्सिमम सी शोर पे देखी होगी, ठीक है, जब पानी आपका इस तरह से आता है वेव की फॉर्म में, ठीक है। तो वेव लेंथ क्या चीज़ होती है, ये जो आपकी वेव्स है, जैसे सपोज करो मैं एक बेस लेती हूँ, जैसे कि लाइन, दिस लाइन इज अ बेस, ठीक है। इस लाइन पर एक वेव मूव कर रही है लाइक दिस, ठीक है। तो इसके जो इस लाइन के सराउंडिंग, ये जो इसकी ये पार्ट है, इनको बोलते हैं क्रेस्ट। और जो नीचे पार्ट गए, दिस इज ये दो, इसको बोलते हैं ट्रफ। दो क्रेस्ट के बीच में जो दूरी होगी, जो लेंथ होगी, उसको लैम्डा बोलते हैं। या दो ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस होगी उसको लैम्डा बोलते हैं। तो आपको लगे पता वेवलेंथ क्या होती है। सो वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रेस्ट एंड ट्रफ। ओके। उसके बाद सेकंड वन आती है आपके पास फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि नंबर ऑफ वेव्स विच पास थ्रू अ गिवन पॉइंट इन अ सेकंड इज नोन एज उसकी फ्रीक्वेंसी। अगर मानो जैसे सपोज करो यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है, छोटा सा पॉइंट है, और इस पॉइंट से 100 ऑफ वेव्स जा रही हैं, ठीक है, इस पॉइंट से गुजर के बाहर की तरफ निकल रही हैं, ठीक है। तो एक सेकंड में कितनी वेव निकलेंगी वो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। ज़्यादा निकलेगी तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, कम निकलेगी तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, ठीक है। थर्ड वन आती है आपके पास वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होता है, इट इज़ अ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ वेव, ठीक है। एक वेव ने एक सेकंड के अंदर कितनी डिस्टेंस कवर किया वो उसकी वेलोसिटी होगी। एम्पलीट्यूड क्या होता है, इट इज़ द हाइट ऑफ क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रफ, ठीक है। एम्पलीट्यूड क्या होता है, दिस वन, यहाँ से यहाँ तक लाइन मारो, हाइट ऑफ क्रेस्ट या डेप्थ ऑफ ट्रैप्ट। तो ये क्या होता है आपके पास, एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है। तो लगे आपको पता व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, द रेडिएशन विच हैव इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड and which oscillate in the direction perpendicular to each other. And what is the electromagnetic spectrum, it is the arrangement of different type of electromagnetic radiation in order of their increasing wavelength and decreasing frequency, ठीक है। तो इन हम क्या करेंगे, रेडिएशन। अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती कौन कौन सी है। तो एक हमारे पास है कॉस्मिक रे, कॉस्मिक रेज, ठीक है, गामा रेस आपने सुनी है, एक्स रेस एक्सरे करने के काम आती है, यूवी रेस, ठीक है, सन से मिलती है, विजिबल सन से मिलेगी, आईआर इंफ्रारेड सन से मिलेगी, माइक्रोवेव, माइक्रोवेव में जो होती है आपके अवन में जो होती है, रेडियो वेव, जिससे कोई रेडियो की फ्रिक्वेंसी पता चलती है, ठीक है। और हमने क्या बोला था, इसको जो हमने अरेंज किया, किस अरेंज में किया हुआ है, ठीक है। तो हमने इसको रखा हुआ है डेट इज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेव लेंथ, ठीक है। मतलब जब आप यहाँ नीचे की तरफ जाओगे तो वेव लेंथ कैसे डिनोट करते हैं, लैम्डा से। तो लैम्डा आपका इंक्रीज कर रहा है, और इस तरफ जाएंगे तो फ्रिक्वेंसी डिक्रीज करेगी, ठीक है, फ्रिक्वेंसी डिक्रीजेस। तो ये आपके पास क्या होते हैं, कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा होते हैं। थैंक यू।